हेलो एनिमे लवर्स, इस एनिमेशन की स्टार्टिंग में हम साकुरा यामागिची नाम की एक लड़की का अंतिम संस्कार देखते हैं, जो कि बारिश वाले दिन होता है। अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग आए थे, पर जो वहाँ नहीं था वो था उसका एक क्लासमेट। वो घर पर ही था। वो अपने फोन में उसको भेजा हुआ आखिरी मैसेज देखता है। वो ये सोचता है कि क्या उसने ये पढ़ा भी होगा। फिर हम आगे लाइब्रेरी में एक लड़के को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आती है। वो उससे बात करने लगती है और उसके साथ लाइब्रेरी में बुक सेट करने लगती है। लड़का उसको थोड़ा धीरे बात करने के लिए बोलता है और बुक्स को सही रखने का तरीका बताता है। फिर वो लड़की उससे बोलती है कि क्या पता है कल मैंने टीवी में क्या देखा। मैंने देखा अगर आपका लीवर खराब है तो आपको लीवर खाना चाहिए, और अगर आपका पेट खराब हो तो आपको पेट खाना चाहिए, और इससे आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। फिर वो लड़की उसको धक्का देती है और बोलती है मैं तुम्हारी पैंक्रियास खाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं अप्रैल के महीने में जब चेरी ब्लूजूस पेड़ों पर चमक रहे होते हैं। वो लड़का अपने स्ट्रेचेस हटवाने के लिए स्कूल में प्रेजेंट था। वो देखता है कि कुछ बच्चे उसकी थोड़ी दूर रखी एक किताब को नीचे गिरा देते हैं। वो उसे उठा के पढ़ता है, एक सीक्रेट डायरी, पैंक्रियास और मौत। तब वो लड़की उसके पास आती है और बताती है कि ये मेरी सीक्रेट डायरी है। तो उसको बुक लौटाता है और वो लड़की उससे बताती है कि वो बुक की राइटर है जिसका नाम है लिविंग विथ डाइंग, और वो उसमें मरने से पहले अपनी सारी इच्छाएं लिखती है। और ये डायरी वो तब से लिख रही है जब उसको अपनी पैंक्रियास की बीमारी के बारे में पता चला है, और वो उसको बताती है कि मैं मरने वाली हूँ। लड़का बोलता है ऐसा मत बोलो। वो कहती है बस इतना ही, तुमको मेरी तारीफ करनी चाहिए। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़े आगे जाके उसको वो लड़की मिलती है। वो लड़की उसका पीछा कर रही होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर लड़का उससे ज्यादा बात नहीं करता। वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताने के लिए उसको मना करती है और कहती है ये हमारा सीक्रेट होगा। वो बोलता है मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा, वैसे भी बताने के लिए कोई नहीं है। लड़की बोलती है कि तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मैं चाहो तो अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लड़का मन में सोचता है कि ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। पर अगले ही हफ्ते वो उसके साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट की जगह ले लेती है। उनमें बातचीत होती है। वो उससे पूछता है कि तुम इस लाइब्रेरी में क्या पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? तुम्हारे पास क्या कोई और सपने नहीं हैं, जैसे कि विदेश को घूमना या कुछ और? लड़की उससे उसकी इच्छा पूछती है कि मरने से पहले वो क्या करना चाहता है। वो लड़की उसको अपनी सीक्रेट डायरी दिखाती है और कहती है इसमें मैं वो सारी चीजें लिखती हूँ जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। लड़का मना कर देता है, पर लड़की बोलती है तुमने मुझको कहा कि तुम अपने हिसाब से जियो, तो मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ और तुमको मेरे साथ आना ही होगा। फिर हम उन दोनों को होटल में देखते हैं। लड़का बोलता है तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आना चाहिए था। वो लड़की पैंक्रियास खा रही होती है क्योंकि वही उसकी बीमारी का इलाज होता है। वो लड़की बोलती है कि तुम क्लास में कभी किसी से बात नहीं करते और मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कम मालूम है। लड़का बोलता है हर कोई मुझे बोरिंग समझता है। लड़की बोलती है कि क्या उन्होंने ये सब तुमसे कहा? लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा मैं अपने मन में सोचता हूँ। लड़की उससे बोलती है तुम सही या गलत भी तो हो सकते हो। लड़का बोलता है सोचना बस मेरी आदत है, मेरे सही या गलत होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लड़की पूछती है तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे बताओ। लड़का बताता है वही बेकार या बोरिंग इंसान जिसे बस तुम्हारे बारे में थोड़े बहुत सीक्रेट पता है और कुछ नहीं। ना मुझे लोगों में दिलचस्पी है और ना लोगों को मुझ में। लड़की बोलती है नहीं, मुझको तुम में दिलचस्पी है, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। फिर हम देखते हैं वो दोनों रास्ते में टहल रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी बुढ़िया को परेशान कर रहा होता है। वो लड़की उसके पास जाती है और उससे माफी मांगने के लिए बोलती है, पर वो नहीं मानता, तो उसके गोटे क्रैक करके वहाँ से लड़के को लेकर भाग जाती है। आगे जाके लड़का उससे कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो दोनों लड़की के कहने पर एक कैफे में जाते हैं। फिर वो लड़की क्योको को भी उस जगह के बारे में बताने के लिए बोलती है और उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है, पर वो लड़का बिल्कुल मना कर देता है। पर वो बोलती है चलो अब फोन दे भी दो, हमको एक साथ रहना है, कम से कम तब तक जब तक मैं मर नहीं जाती। फिर हम लड़के को उसके घर पे देखते हैं। वो घर पे फोन में लड़की का मैसेज देखता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है मरने तक तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगे, बाय बाय। फिर हम अगले दिन उस लड़के को और लड़की को दोस्तों के साथ स्कूल में देखते हैं। बातें हो रही थी कि उन्होंने पिछले हफ्ते उन दोनों को एक साथ देखा था। फिर हम देखते हैं ताकाहिरो नाम का एक लड़का क्लासरूम में आके उस लड़की को एक सीडी दे के जाता है। लड़की की सहेलियां उसको बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सजेस्ट करती है कि ताकाहिरो गुड लुकिंग भी है और वो स्मार्ट भी है। फिर हम उन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं।
वो लड़की उससे एक और जगह जाने के लिए बात करती है, पर वो लड़का बिल्कुल मना कर देता है, पर लड़की उसे मना लेती है। फिर हम उन्हें एक और रेस्टोरेंट में देखते हैं। लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे मोटा करना चाहती हो या फिर तुम खुद मोटा होने चाहती हो, तुम हमेशा खाती रहती हो। लड़की उससे कहती है तुम यहाँ किसी भी लड़की को भाव नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हें इनमें दिलचस्पी नहीं है या फिर तुम्हारी पहले गर्लफ्रेंड थी। लड़का कहता है एक या दो दोस्त हो तो जिंदगी अच्छी होती है, पर मुझे असली दुनिया से अच्छी काल्पनिक दुनिया लगती है। वो उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिससे उसने ब्रेकअप कर लिया होता है। वो कहती है दोस्त के लिए तो वो अच्छा था पर बॉयफ्रेंड के लिए नहीं। फिर वहाँ लड़की की बेस्ट फ्रेंड क्योको आ जाती है। वो लड़के को पसंद नहीं करती है। वो उनसे उनके रिलेशन के बारे में पूछती है। फिर हम उन दोनों को सी बीच पे देखते हैं। लड़का बोलता है क्या तुम उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहती। वो काफी इमोशनल है। ऐसा बोल के लड़की मना कर देती है। लड़का उसके पास जाता है और हिचकिचाते हुए बोलता है क्या तुम सच में मरने वाली हो। हाँ बिल्कुल। ऐसा बोल के लड़की उससे बताती है कि तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ और कोई नहीं है, क्योंकि अगर मेरे दोस्त ऐसा जान गए तो वो भी मेरे मम्मी पापा की तरह ओवर रिएक्ट करेंगे। बस तुम ही हो जो सच जानने के बाद भी मेरे साथ नॉर्मल पेश आते हो और इसलिए तुम्हारे साथ घूमने में मुझे बहुत मजा आता है। और उसे सलाह देती है हमेशा किताबें पढ़ना बंद करें और लोगों के साथ वक्त गुजारें। फिर हम उन दोनों को क्लास में देखते हैं। लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर साकुरा के कहने पर वो दोनों घूमने जा रहे होते हैं। लड़का बोलता है मरने से पहले तुम्हारी कहीं घूमने की इच्छा हो तो बताओ। तो वो लड़की की इच्छा के अनुसार घूमने जाते हैं। फिर हम उन दोनों को ट्रेन स्टेशन में देखते हैं और फिर ट्रेन में हमें पता लगता है कि वो लड़की अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर आई होती है। वो क्योको के साथ जा रही है ऐसा उसने बताया होता है, पर अगर वो कहती कि वो उसकी मरने से पहले की इच्छा है तो रोकर वो किसी लड़के के साथ भी जाने देते। और लड़के ने बोला था कि मैं एक नाइट के लिए अपने दोस्त के यहाँ रुकूंगा। लड़की अपनी डायरी में लड़के का नाम लिख रही होती है उससे पूछकर, पर लड़का मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास आएं। फिर हम उन दोनों को ट्रिप पे देखते हैं, रामेन खाते हुए, सेल्फी लेते हुए। फिर हम देखते हैं होटल में लड़की बताती है कि हमें एक ही रूम मिला है। फिर वो लड़की नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वो लड़के से उसके बैग से फेस वॉश लाने के लिए बोलती है, पर वो उसका बैग देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के नहाने के बाद लड़की के मंगवाने पर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। लड़की के कहने पर ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू करते हैं, पर लड़के ने उससे पहले ये गेम नहीं खेला था। वो उसे गेम्स के रूल बताती है। लड़की उससे पहला सवाल पूछती है। वो ट्रूथ से शुरू करता है। वो पूछती है तुम्हें हमारे क्लास में सबसे क्यूट कौन लगता है। लड़का बोलता है ऐसे सवाल मुझसे मत पूछो। फिर लड़का कहता है कि अगर मुझे किसी को चुनना ही है तो मैं उस लड़की को चुनूंगा क्योंकि उसका मैथ्स काफी अच्छा है। लड़की उससे अगले सवाल में पूछती है क्या मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ। लड़का कहता है मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं उनमें तुम्हारा रैंक काफी ऊपर है, क्लास में तीसरा। फिर लड़का उससे सवाल पूछता है। लड़की ट्रूथ चुनती है। वो पूछता है तुम बचपन में कैसी थी। वो बोलती है जब मैं छोटी थी तो सब मुझे चुप रहने के लिए बोलते थे। फिर लड़का पूछता है ऐसी कोई आदत जो सबसे लंबे समय तक तुम्हारे साथ रही हो। शायद एनिमे देखना। तुम्हारे लिए सबसे खुशी वाला समय। शायद तुमसे मिलना। ऐसे लड़की जवाब देती है। फिर वो लड़की बोलती है सारे सवाल काफी बोरिंग थे। उसने ड्रिंक कर रखी होती है। वो जमीन पर बैठी होती है। उसको हल्का चक्कर आ रहा होता है, पर लड़का बोलता है आओ और 2 राउंड खेलते हैं। लड़की सवाल पूछती है और कहती है और उसे ट्रूथ और डेयर दोनों देती है। ट्रूथ के लिए 3 चीजें ऐसी बताओ जो तुम्हें मुझमें सबसे अच्छी लगती है और डेयर के लिए मुझे बेड तक लेके जाना होगा। लड़का डेयर चुनता है। लड़की सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की सवाल पूछती है और लड़का ट्रूथ चुनता है। लड़की बोलती है अगर मैं कहूँ कि मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। फिर लड़का सोचने लगता है उसके बैग के अंदर रखे मेडिसिन के बंडल को जो उसने लड़की के बैग से फेस वॉश निकालते समय देखा था। लड़का डेयर चुनता है। लड़की बोलती है मेरे पास आओ और सो जाओ, और कोई बहस नहीं। वो दोनों सो जाते हैं। फिर हम अगली सुबह देखते हैं लड़की के पास क्योको का फोन आता है और उसे झूठ बोलने के लिए वो डांटती है और उसे पता चलता है कि उसके साथ वो लड़का भी है, तो वो उसको और डांटती है और कहती है अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं उसको बहुत मारूंगी। लड़की बोलती है सुन लिया तुमने, क्योको तुम्हें मारने के लिए तैयार है। फिर लड़का बोलता है ऐसा तब जब मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। फिर लड़की बोलती है वो बिस्तर वाली बात काफी होगी तुम्हें क्योको से पिटवाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो दोनों घर लौट रहे होते हैं। लड़की उससे एक और ट्रिप की बात करती है और लड़का तुरंत मान जाता है और कहता है मुझे बहुत मजा आया। ट्रिप से वापस आने के बाद वो कुछ न करने का फैसला करता है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो उसके कॉल के आने का इंतजार कर रहा था।
फिर हम देखते हैं स्कूल में क्योको लड़के को ट्रिप के लिए डांट रही होती है और वो लड़के को काफी इमोशनल गल बताती है। वो कहती है क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो, क्या तुम उसको संभाल सकते हो। पर लड़का साकुरा के बारे में सोच रहा था, वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। वो लड़की उसका कॉलर पकड़ के धमकी देती है कि साकुरा के पास मत नजर आना। फिर हम लाइब्रेरी में साकुरा और लड़के को देखते हैं। बारिश का मौसम था। लड़की उससे अपने घर आने को कहती है, लड़का मना कर देता है। वो उसे अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताती है, तो इसी पर्पज से वो लड़का मान जाता है। वो उसे बुक का नाम बताती है, द लिटिल प्रिंस। पर लड़के को उस विदेशी बुक के बारे में पहले से पता होता है, पर उसने ये बुक पढ़ी नहीं होती है। साकुरा उसे अपने घर ले जाती है। वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। वो लड़का बुक मांगता है, पर लड़की ये बोलकर उसकी बात टाल देती है कि अभी जल्दी क्या है। फिर हम देखते हैं लड़का डिसाइड करता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे किताब दे दो। फिर लड़की उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और कहती है, मैं मरने से पहले ये एक बार करना चाहती थी, किसी के साथ ये बदमाशी करना जो मेरा बॉयफ्रेंड भी ना हो। अगर तुम हो तो भी चलेगा, मैंने बस गले से लगाया है। वो बदमाशी अब शुरू होगी। फिर लड़के को क्योको की बातें याद आती है कि वो लड़की काफी इमोशनल है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो, क्या तुम उसे संभाल सकते हो। फिर लड़की रुक जाती है और हंसते हुए कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम थोड़ा सीरियस हो गए थे। फिर लड़का उसे धक्का देता है। वो दोनों गिर जाते हैं। लड़की बोलती है, छोड़ो मुझे, क्या अब तुम मजाक कर रहे हो। पर वो सीरियस होके लड़की की कलाई को और तेज दबाता है। फिर लड़की रोने लगती है। उसे रोता देख लड़का जल्दी से बुक लेकर भाग जाता है। वो बारिश में छाता लेकर अकेला जा रहा था, तभी उसे उसका एक क्लासमेट उसे मिलता है। वो क्लासमेट गुस्से में बोलता है, साकुरा तेरे जैसे के साथ क्या कर रही होगी। वो बोलता है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वो लड़का उसे बोलता है, तो ये सब क्या है, तुम दोनों एक साथ वेकेशन पे जाते हो, एक साथ खाना खाते हो और अब उसके घर पे भी। का उसे सुस्त और अकेला बोलता है। लड़का बोलता है, उसे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो हर बात को ना समझे। फिर वो लड़का उसे तेज से मुक्का मारता है। फिर साकुरा वहाँ आती है। वो लड़के के माथे पर खून देखती है और उसे बुरा बताती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लड़के को पता चलता है कि वही उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। वो अपने आप को कोसता है कि मुझे किसी से मिलना ही नहीं था, तो वो ज्यादा खुश रहता और बताता है कि वैसे भी हम तो इत्तेफाक से ही मिले थे। वो उसे बताती है कि नहीं, लिविंग विद डाइंग लिखने के लिए मैंने उस बुक को चुना, तुमने उस बुक को उठाया क्योंकि तुम्हें किताबें पसंद है। फिर वो लड़की बस थोड़े वक्त के लिए उसका साथ मांगती है, पर लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी पाऊंगा। वो लड़की उससे माफी मांगती है। उनका रोना धोना खत्म होता है। लड़का बारिश में भीग चुका था, तो उसे अपने घर ले जाती है और उसे नए कपड़े देती है। फिर हम उन दोनों की मेमोरीज को देखते हैं। जब उसकी लिस्ट की आधी चीजें पूरी हो गई थी, लड़का भूल ही गया था कि वो रोज उसके साथ अंदर ही अंदर खत्म होते जा रही है। उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो हंसती हुई नजर तो आती थी, पर उसके चेहरे के पीछे की निराशा का उसे अंदाजा नहीं था। फिर हम देखते हैं लड़का लड़की से मिलने हॉस्पिटल में उसके रूम में जाता है। वो लड़की अकेले में डांस कर रही होती है। उसको लड़का देखता है तो वो लड़की शर्मा के बेड पे लेट जाती है और वो बताती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे डाटा में थोड़ी गड़बड़ी थी। वो उससे अगले वीकेंड पे घूमने की बात करती है। वो बताती है, ये बात किसी को नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। लड़की उसे लोगों से बात करने के लिए बोलती है और बताती है, तुम्हें ये सोचना बंद करना हुआ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो उससे क्योको के साथ दोस्ती करने के लिए बोलती है और वो लड़के के कहने पर एक बार दोबारा ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। लड़का उससे सवाल में पूछता है कि उसकी जिंदगी के मायने क्या हैं। लड़की बताती है, जीना मतलब है दूसरों के साथ जुड़ना, किसी का ख्याल रखना, किसी को प्यार करना, किसी से नफरत करना, किसी के साथ मजे करना। जीने का यही मतलब है। अगर आप अकेले हो तो आप अपना वजूद नहीं जान सकते। हमारे दूसरों से रिश्ते ही जीवन को मतलब देते हैं। इसी को तो जीना कहते हैं। जैसे इस वक्त तुम और मैं इस पल को एक साथ जी रहे हैं। लड़का बोलता है, तुम मुझे हमेशा जिंदगी को खुलकर जीना सिखाती हो, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़के को गले से लगा लेती है और कहती है, ये पिछली बार की तरह नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही। अगर ये मजाक भी हो तो कोई बात नहीं, और ये थोड़ा अजीब हो रहा है। अभी क्योको आती है। वो दरवाजा खोलती है। लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर हम लड़की को उसकी माँ के साथ देखते हैं। वो बोलती है, ये मेरे मरने के बाद के बारे के लिए है। हॉस्पिटल में लड़की का होना
लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसके पीछे का कारण जानने की भी कोशिश नहीं करता। 2 हफ्ते बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाने वाला था। लड़का हॉस्पिटल में उससे मिलने जाता है। रात का समय था। साकुरा उसे छत पर ले जाती है जहाँ वो अकेले होते हैं। लड़का बोलता है, कहीं तुम सुसाइड करने तो नहीं जा रही? मैं मुजरिम बन जाऊंगा तुम्हारी वजह से। फिर वो दोनों छत पर पहुँचते हैं। लड़की उसको कुछ दिखाने के लिए लाई थी, पर लड़का बोलता है तुम इसे डिस्चार्ज होने के बाद भी तो देख सकती थी। पर लड़की कहती है नहीं, इसे मुझे आज ही देखना था। लड़का कहता है तुम्हारा व्यवहार पूरा बदलता जा रहा है, तुम मरने वाली हो ना? लड़की कहती है बिल्कुल मरने वाली हूँ, एक दिन हम सब मरने वाले हैं, और अगर ये मेरे पैंक्रियास के बारे में है तो हाँ। लड़का उसका हाथ पकड़ता है और किसी तरह हिम्मत करके हल्की तेज आवाज में बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कभी तुम्हें दिखाता नहीं हूँ, पर तुम्हारी चिंता करता हूँ हमेशा से। लड़की बोलती है तो तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बिल्कुल ठीक मरने से पहले तुमको बता दूंगी। फिर आसमान में पटाखे फूटते हैं। वो काफी खूबसूरत नजारा था और इसीलिए साकुरा उसे यहाँ लाई थी। लड़के को ये काफी अच्छा लगता है तो लड़की उसको खुद को थैंक्स बोलने के लिए कहती है। वो उसे गले लगा लेता है। आसमान में काफी रंग बिरंगे फायर क्रैकर्स फूट रहे थे। फिर हम लड़के को खुद के घर पे देखते हैं। उसके हाथ में फोन होता है। वो कोई मैसेज देख रहा होता है। उसकी मॉम बोलती है लगता है तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है, उसे घर तो लाओ। वो मना कर देता है। उसकी माँ ये जानकर खुश थी कि उसको कोई तो मिला। फिर हम देखते हैं लड़के को रास्ते में वही लड़का दोबारा मिलता है। वो उसे लकी बताता है और च्युइंगम देता है, पर लड़का च्युइंगम लेने से मना कर देता है। पर थोड़ी देर बाद लड़का च्युइंगम मांगता है और बोलता है मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहूंगा, शायद मुझे ये पसंद आ जाए। उसे लगता है कि वो बदल जाएगा। वो लोगों में दिलचस्पी लेता ही नहीं था, उसने उसको बदल दिया है। फिर हम देखते हैं वो लड़का कैफे में जाता है। वो उसका मैसेज पढ़ता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। लड़का उसे बधाई देकर कैफे में बुलाता है। लड़की बोलती है तुम ऐसी अच्छी बातें कब से करने लगे? क्या तुम बीमार हो? तुम मेरे लिए काफी खास इंसान थे। मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहता था, दूसरों को स्वीकार करना और दूसरे से स्वीकार होना। क्या मैं तुम्हारी तरह बन पाया? शाम हो जाती है पर वो लड़की कैफे में नहीं आती। वो लड़का घर पे जाता है। वो फोन में मैसेज देख रहा होता है, तभी टीवी में न्यूज आती है। अब देखते हैं अगली खबर की गवाह के मुताबिक लड़की जो कि हाई स्कूल में जाती थी, साकुरा यामाउची की दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनते ही लड़के के हाथ से फोन छूट जाता है। उसका शरीर सुन्न सा पड़ जाता है। उसे काफी जोर से धक्का लगता है। ये न्यूज सुन के वो लड़का लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों तक जाता है और वहीं गिर जाता है। वो सोचता है मैंने जो उससे लिया था वो वापस करने का वादा तोड़ दिया, वो मर गई। फिर अगले दिन हम उसका अंतिम संस्कार देखते हैं। काफी लोग आए थे पर वो लड़का घर पर ही था। उसकी मौत के लगभग 10 दिन बाद उसे होश आया था। उसने सच को स्वीकार किया। फिर हम देखते हैं वो घर से बाहर जा रहा होता है। उसकी माँ उसके पास आके कुछ देती है, ये बोलकर कि जाओ उसे अच्छे से विदा करके आओ। वो लड़का उस लड़की के घर पहुंचता है। वो उसकी माँ से मिलता है, बताता है मुझे उसकी बीमारी के बारे में पहले से पता था, मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी, और ये बात उसने अपने क्लासमेट से छुपा के रखी थी। उसके पास एक डायरी थी, मैं चाहता हूँ वो आप मुझे दे दो, लिविंग विथ डाइंग। उसकी माँ बोलती है तो वो तुम ही थे, मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया। वो उसे बुक देती है और कहती है ये उसने तुम्हारे लिए ही लिखा था। उसकी मौत के बाद किसी खास इंसान को देने के लिए कहा था जिससे उसकी बीमारी और बुक टाइटल के बारे में पता हो, और वो तुम हो। उसने कहा था कि उसे शायद मेरे अंतिम संस्कार में आने से डर लगे, पर चाहे जो हो जाए वो इसे लेने जरूर आएगा। शुक्रिया। लड़का डायरी खोलकर पढ़ता है। अप्रैल 22, आज मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी दूसरे को बताया। उसे मेरी नोटबुक मिली, उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पर वो चौंका ही नहीं। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे तो शायद वो इसको अपने तक ही रखता। वो बुक पढ़ के सारी मेमोरीज याद करता है। बुक पढ़ के वो बोलता है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसकी माँ के कहने पर वो अपने लिए भी कुछ ढूंढता है। वो देखता है उसने उसके लिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी, जैसा तुमने कहा था। ये बुक अब तुम्हारी है, तुमने मेरे लिए जितना किया उसके बदले मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर उनके बीच बातें होती हैं, वो मेमोरीज जो कि उन्होंने एक साथ बिताई होती हैं। वो लड़की कहती है तुम मुझे खो दोगे, इस बात का तुम्हें डर था, इस वजह से तुम मुझे दोस्त या जीएफ बनाने से डरते थे। फिर वो साकुरा का सेल फोन का मैसेज देखता है। वो मैसेज उसके पास तक पहुंच चुका था। वो लड़का उसकी माँ से माफी मांगते हुए रोने की इजाजत मांगता है।
फिर वो काफी तेज रोने लगता है। वो लड़का ये जानकर खुश था कि उसे उसकी जरूरत थी। वो मैं था जिसने अपनी जिंदगी तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए जी थी। मैंने जिंदगी में आज तक कोई फैसला नहीं किया, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो घर से जाते हुए उसकी माँ से रोने के लिए माफी मांगता है। उसकी माँ कहती है वो तुम हो जिसने उसे कुछ अनमोल दिया है, पर वो लड़का बोलता है नहीं, वो मैं हूँ जिसे उससे कुछ अनमोल मिला है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो साकुरा की बातें सोचते हुए जा रहा था। जब वो उससे ट्रेन में उसका नाम पूछती है तो बताता है शिगा हारुकी, यानी बसंत का पेड़। ये नाम तो साकुरा के साथ काफी जमता है। फिर हम लड़के को दोबारा उसी कैफे में देखते हैं। माँ क्योको उसके बुलाने पर आई थी। वो लड़का उसे लिविंग विथ डाइंग दिखाता है। वो उसे उसकी बीमारी के बारे में भी बताता है। क्योको कहती है उसने ये मुझे क्यों नहीं बताया, उसने अगर ये मुझे बताया होता तो मैं हमेशा उसके साथ रहती। लड़का बोलता है उसने ये किसी को नहीं बताया, वो बस गलत जगह पर मारी गई, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी। क्योको उसे थप्पड़ मार के चुप कराती है। वो उसे बुक पढ़ने के लिए कहता है। वो बुक पढ़ते हुए रो रही थी। क्योको उससे पूछती है तुमने ऐसा मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं सबसे ज्यादा वक्त उसके साथ बिताती। मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकती, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर लड़का कैफे से भागता हुआ उसके पीछे जाता है। वो लड़की से माफी मांगता है और कहता है अगर तुम मुझे माफ कर सको तो क्या मुझसे दोस्ती करोगी। और यहीं पर मूवी का एंड होता है। इस एनिमे मूवी का नाम था आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा है, पर मेरी तरफ से इसको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। एनिमे लवर्स अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो बस जाते वक्त एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।